नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये कोई ना बात का और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी पॉलिसीज को लेकर। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका रोजाना सुर्खियों में बना हुआ है। ट्रंप अपने बेबाक बयान और फैसलों के लिए पहले से ही फेमस हैं। फिर चाहे उनका गाजा पर कब्जे की चाहत वाला बयान हो या फिर अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का मामला, माना जाता है कि वो कुर्सी पर बैठते ही आदेशों की झड़ी लगा देते हैं। और इन दिनों उनका ऐसा ही एक आदेश सुर्खियों में है जिसके तहत उन्होंने अपने देश के सरकारी कर्मचारियों को रोजाना दफ्तर आने का फरमान जारी कर दिया और ऐसा न करने वालों को इस्तीफा देने के लिए भी कह दिया गया है। अब माना जा रहा है कि ट्रंप ने यह आदेश ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे एलन मस्क का दिमाग है। उनको ट्रंप सरकार में सरकारी खर्चों में कटौती करने का जिम्मा सौंपा गया है और ट्रंप के वर्क फ्रॉम होम बंद करने के फैसले के बाद खबर यह है कि 40,000 कर्मचारियों ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। इन सभी कर्मचारियों को अमेरिकी सरकार 8 महीने का वेतन और भत्ता भी देगी। ऐसा ही एक और फैसला ट्रंप ने लिया है जिसके तहत अब अमेरिका में ट्रांसजेंडर महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा न लेने का यह फैसला है। ये आदेश उन ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर भी लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गए। अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने के मामले पहले से सुर्खियों में रहे हैं। ऊपर से टैरिफ वॉर पहले से चिंता का विषय बना हुआ है और इस बीच अमेरिका में 40,000 लोगों का सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला चौंकाने वाला है। ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं कि इस फैसले से सरकारी खर्च में कटौती होगी या फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। आखिर इन तमाम अजब गजब फैसलों के पीछे ट्रंप की मंशा क्या है और उनके जरिए लिए गए फैसलों का दुनिया के देशों पर कितना असर होगा, आज हम इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों और फैसलों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, या यूं कहें कि सुर्खियों में बने रहना उनकी फितरत में शामिल है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप ने अपने चुनावी वादों की वजह से अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अब उन चुनावी वादों को अमल में लाकर वो देश और दुनिया को चौंकाने में लगे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सबसे पहले जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए वो सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म करने को लेकर था। इसके तहत सभी संघीय कर्मियों को दफ्तर आकर ही काम करने को कहा गया। इन सभी कर्मचारियों से हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से काम करने को कहा गया और इसके लिए आज यानी 6 फरवरी तक का समय दिया गया। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से सभी संघीय कर्मचारियों को ऑफिस आने या करीब 8 महीने का वेतन लेकर नौकरी छोड़ने का विकल्प भी दिया गया। अब अमेरिका में ट्रंप सरकार के इस बाय आउट ऑफर को स्वीकार करते हुए लगभग 40,000 कर्मचारियों ने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। I think Elon's doing a good job. He's a big cost cutter. Sometimes we won't agree with it and we'll not go where he wants to go, but I think he's doing a great job. He's a smart guy, very smart, and he's very much into cutting the budget of our federal government. इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। आरोप लगाए गए कि जो संघीय कर्मचारी ट्रंप के एजेंडे में फिट बैठते नहीं उन पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। ट्रंप के ऐसे बयान और फैसलों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो देश दुनिया में खलबली मचा चुकी है। जैसे एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को अमेरिका के कंट्रोल में लेने की बात कही। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां पर रिजॉर्ट सिटी बनाई जाएगी। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने ट्रंप के इस बयान पर तुरंत विरोध जता दिया और इसी तरह अवैध प्रवासियों का मामला भी सुर्खियों में ही बना हुआ है। इस बीच ट्रंप ने फिर हलचल मचाते हुए एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने महिला स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर्स एथलीट्स की एंट्री बैन करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए। इससे पहले मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना, यही नहीं टैरिफ वॉर और WHO से किनारा करने जैसे फैसले भी खूब चर्चा में रहे थे। इन सब को देख लोग अब कहने लगे हैं कि ट्रंप के मन में आखिर चल क्या रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। पूर्णिमा नाथ जी, लीडर रिपब्लिकन पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं दीपक वोरा जी, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। योगेंद्र कपूर जी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, और नीति शर्मा सीईओ हैं टीम लीज डिजिटल से। शुरुआत हालांकि दीपक जी आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन जरा पूर्णिमा जी का लेना बनता है, क्योंकि फैसला वहीं से हुआ है। और जरा समझ लिया जाए कि एक्चुअल ट्रंप के मन में चल क्या रहा है, वो चाहते क्या है। हालांकि एलॉन मस्क का दिमाग है ये कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या नीति है? क्योंकि सवाल पूर्णिमा जी ये भी उठ रहा है, एक तो विरोध हो गया है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है एसोसिएशन, और उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में, पूर्णिमा जी? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बहुत क्वेश्चंस अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, और ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता सिवाय के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प मेरे से कंसल्ट तो किए नहीं डिपोर्टेशन के लिए। बट एक चीज तो मैं एग्री करती हूँ कि इलीगल जो है यहाँ से सब कंट्रीज को अपने अपने सिटीजन्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। इट शुड ऑल्सो इंस्पायर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एक्चुअली take strong actions against the आपके जो रोहिंग्याज है म्यांमार से आते हैं या बांग्लादेशी मुस्लिम से, वो एक मुद्दा है, हम इसको लेकर चर्चा करेंगे पूर्णिमा जी। यहाँ पर जो सवाल मेरा आपसे था वो ये था कि जो ये कहा गया ट्रंप का फैसला है बेल आउट वाला, जिसमें ये कहा गया कि 40,000 कर्मचारी ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं, वर्क फ्रॉम नहीं होगा, आप दफ्तर आइए, ये कहा गया, और 6 तारीख की डेडलाइन दी गई थी। और इसमें कर्मचारी एसोसिएशन ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। विरोध वहां पर लगातार हो रहे। सरकारी कर्मचारियों की संख्या बता देती हूँ, 30 लाख वहां पर है। देखिए, एक चीज मैं आपको कहूंगी, एज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन, यहाँ पे जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है ये करप्शन के ऊपर शुरू हुआ है, और आपको इंडिया में भी ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है। एक बार किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो वो उनको नहीं निकाल सकते हो, और आप वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए पॉलिटिशियंस को हाथ में रख के उनके हाथ से गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं और जिंदगी भर आराम करते हैं। यहाँ पे ट्यूशन कराते हैं, यहाँ पे घूमने चलते हैं, इनका सेकेंडरी बिजनेस चलती है, ऐसी करप्शन होती है। यहाँ पे जो चल रहा था, ये लोग कोविड के समय से जो घर से काम कर रहे थे वो वापस गए नहीं है। और कोई भी लोग अगर जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग फ्रॉम होम। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो एक एंटाइटलमेंट बनी हुई है वो हर जगह में है। इंडिया में तो खास करके बहुत है, आपको सीखना चाहिए यहाँ से। और करप्शन की जो जड़ है उसको पकड़ना चाहिए। और वेस्टेज बहुत होती है, उनको पर्क्स बहुत मिलते हैं, उनकी बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, और पेंशन्स की तो अब बात ही ना करो, क्योंकि ये दैट्स हाउ दे अब्यूज द सिस्टम, दैट्स हाउ द करप्शन हैपेंस। अब इनको कहा गया है कि आप काम क्षेत्र में आइए और आपकी जॉब रखिए, कि अब आना नहीं चाह रहे थे, इनको बोले कि अब इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इलॉन मस्क बोलो या तो अमेजोन बोलो या कोई भी प्राइवेट कंपनीज बोलो, दैट्स हाउ दे वर्कड आल्सो। दे आफ्टर कोविड यू हैव टू कम बैक। कोविड के समय थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, घर से काम करो, ये थोड़ी लाइफ टाइम की एक बेनिफिट दिया गया है। और अगर मैं सीईओ होती तो मस्क की जगह में बैठी होती, या तो बिल्कुल, यानी कि मंशा ये है कि सरकारी खर्चों में कटौती हो और नौकरशाही पर पूरी तरह से लगाम लगे। अब दीपक जी थोड़ा सा समझाइए पूरी डिटेल में। एक तो जो खबरें आई हैं वो ये भी हैं कि टारगेट 2 लाख कर्मचारियों को हटाने का है, 40,000 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। खबर यह है कि सरकारी खर्चे में कटौती और नौकरशाही पर लगाम लगाने की बात हो रही है। बावजूद इसके कर्मचारी एसोसिएशन कोर्ट पहुंच चुका है। दीपक जी हमारी हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया, अपने शानदार चैनल पर बुलाया है, और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर बाकी आपके जो विशेषज्ञ बैठे हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। आप बात कर रही हैं अमेरिकन सिविल सर्विस फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। हम स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं अमेरिका में, उनकी बात नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या वादा किया था? उन्होंने वादा यह किया था, मैं ब्यूरोक्रेसी को, जिसको वो डीप स्टेट भी कहते हैं, मैं उसको डार्क स्टेट कहता हूं, जो दलदल है उसको साफ करूंगा, और जो लोग वहां हमारे दामाद बन के बैठे हुए हैं, काम नहीं करते हैं, उनको अब मैं सबक सिखाऊंगा। दूसरी चीज मैम, ये जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था, ये आया था जब वो महामारी, चीनी महामारी दुनिया में फैली थी। महामारी पे कंट्रोल हो गया, तो ये तो नहीं है कि हमेशा के लिए आप वही चीज करें। अगर कुछ समय के लिए स्थिति के साथ निपटने के लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो फिर वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बन जाता। मेरा अपना मानना है मैम,
और ये मैं क्योंकि उस देश में रहा हूँ, हर साल वहां जाता हूँ, वहां की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत खतरनाक है। हमारी तो बहुत फ्लेक्सिबल है, उनकी बहुत रिजिड है। और मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि आप देखिए, आप वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो उनकी पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाया जाए, उसके बीच में कोई बाधा ना डाले। इसीलिए जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो उनको लगता है कि बाधा डाले थे, और जो लोग, मैम भूलिए मत, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ धो के ये लोग पीछे पड़ गए थे, जेल तक भेजने की बात हो रही थी, गिरफ्तार किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इनको माफ नहीं करेंगे। मैम, मैं भी अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह होता, मैं भी वही करता जो ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाता जो इस तरह की हरकतें करते हैं और अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। भारत में कितनी आलोचना होती है ब्यूरोक्रेसी की, बट वी डिलीवर। अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बन गई थी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उनको सही करना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप उनके इस फैसले के साथ हैं? 100%। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु, आपके पास आते हुए 40,000 कर्मचारियों का इस्तीफा, 2 लाख कर्मचारियों को हटाने का पूरा प्लान था। कहा जा रहा है कि इसके पीछे दिमाग पूरा एलॉन मस्क का है। तो ट्रंप की ये नीति किस तरीके से आगे अमेरिका के लिए अच्छी होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। थोड़ा सा समझाइए क्या होगा इसका असर आगे। नवजोत, देखिए, ये जो एक फैसला लिया गया है ट्रंप के द्वारा, इसको हम फिर बाइनरी में रख करके ना देखें और इसको समझें कि सरकारी तंत्र के जो कर्मचारी हैं, यहाँ हम में से कई ऐसे हैं जो सरकारी प्रतिष्ठानों से भारत में जुड़े हुए हैं। महामारी के समय ऐसा था जब चाहे शिक्षा संस्थान हो या अलग अलग जो भी कार्य क्षेत्र हो, वहां इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सबको ये निर्देश दिए गए थे कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए ताकि आप महामारी से बचे रह सके, लेकिन अपना कुछ ना कुछ योगदान देते रहें। तो आपको याद होगा नवजोत कि उस समय हम सारे यूनिवर्सिटीज में जो काम करने वाले लोग थे, हमने सबने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। लेकिन महामारी बीत गई तो धीरे धीरे चीजें सामान्यकरण पे आई। लेकिन ये किस प्रकार का एक रिजीम बना हुआ था कि अभी तक अमेरिका के जो ये संघीय कर्मचारी हैं, ये वर्क फ्रॉम होम पर रह रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज तक ने अपने कर्मचारियों को, जो अमूमन वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं अपने कर्मचारियों को, वापस ऑफिस आने को कब से निर्देश दे दिए हैं। लोग सामान्य बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वर्क फ्रॉम होम जो है, इसको लेके काफी डिबेट भी चलता है पूरे वैश्विक स्तर पर, जिसमें इसका अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई ये वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है, ये वर्क फॉर होम होता है और इससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पे काफी प्रभाव पड़ता है। और कुछ इसेंशियल सर्विसेज या सुरक्षा के नाते देखा जाए तो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो घर से बैठकर की भी नहीं जा सकती, तो ऑफिस आना बहुत आवश्यक है। तो ट्रंप का ये फैसला है, ये इसके पीछे के बहुत सारे कारण होंगे नवजोत, सिर्फ एक आर्थिक कारण नहीं है। हो सकता है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी को लेकर, कुछ सुरक्षा, नहीं, कुछ कारण तो दीपक जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जब ये फैसला लिया और एक सुप्रीम लीडर की तरह उन्होंने ये फैसला लिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसी कोई परिस्थितियां अभी हम वैश्विक स्तर पर या अमेरिका में नहीं देख रहे हैं जिसके चलते जो संघीय सरकारी कर्मचारी है वे अपने ऑफिस न जा सकें। आप एक नौकरी कर रहे हैं जिसके लिए आपको आपकी सरकार तनख्वाह दे रही है, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में जाकर के काम करना तो बनता ही है। अब ये कोर्ट जा रहे हैं, अब इनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था, ये सारी बातें आगे इस पर एक चर्चा छिड़ेगी, बहस होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार का कोई आदेश दिया जाता है तो वो किसी भी प्रकार से संविधान के अगेंस्ट या कोई उस देश के जो एक कल्चर है उसके अगेंस्ट तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे बुरे दोनों प्रकार के रिपरकशंस होंगे। और यदि आपने जो प्रश्न पूछा है तो मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर जाऊं, मुझे तो लगता है नवजोत की जो ये 40,000 लोगों ने नौकरी छोड़ी है, पीछे 4 लाख लोग खड़े होंगे इन नौकरियों को लेने के लिए। तो बेरोजगारी मुझे तो नहीं अभी यहाँ पर पनपती हुई दिख रही है। मुझे यहाँ पर दूसरा एक बिंदु दिख रहा है कि जो छोड़ते चले जाएंगे नौकरी, तो मुझे लगता है ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे, ये नौकरियां फिर दूसरों को मिल जाएंगी। तो इसके अगर एक किसी प्रकार का यहाँ पर फिर एक स्थिति बनती है, तो इसका मतलब तो अंशु जी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनको 8 महीने की सैलरी भत्ता सब कुछ मिल रहा है, इससे ही क्लियर हो जाएगा कि अगर कुर्सी खाली होती है तो पीछे बहुत से लोग हैं जो वहां पर बैठेंगे और एक्चुअली प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। नीति जी, एक रिएक्शन आपसे। यहाँ पर डिबेट, अंशु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डिबेट इसको लेकर आज भी जारी है, भले ही वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट कोविड के समय में आया हो, लेकिन क्या वर्क फ्रॉम होम सही है, नहीं सही, प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की ज्यादा वहां पर घर पे रहती है या दफ्तर आने से ज्यादा बढ़ती है, इसको हम तमाम खर्चों से भी अगर इंक्लूड करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अगर जैसे वो आचार्य ने कहा कि आईटी कंपनीज ने भी एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम ऑफिस का दे दिया है आदेश, तो क्योंकि ये पता है कि पहले जब कोविड के टाइम पे सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं था।
अब जो है डिस्ट्रैक्शन है, हम बाहर जाके कहीं पर हम कैफे से काम कर सकते हैं, हम बीचेस पे जाके काम कर सकते हैं, हम घर पे काम कर सकते हैं, हम घर का काम कर सकते हैं। तो सो वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ बैड आइडिया कंप्लीटली। मतलब ये सभी रोल्स के लिए मायने नहीं रखता है कि प्रोडक्टिविटी घटेगी, लेकिन अगर हम लोगों को अपने ऑफिस में लेकर आते हैं, जो पहले कॉर्पोरेट इंडिया में हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से काफी उस पे पुश हुआ है, और अभी यूएस में फेडरल एम्प्लॉयज के लिए बोला गया है, एक गलत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही से ही चलता आ रहा था। हमको सबको ऑफिस में आके काम करना था, सबको पता था किस तरीके का काम है, कैसे करना है। सेकेंडली, जो अगर कोई घर से काम कर रहा है, चांसेस ये हो सकते हैं, जो एक्चुअली इंडिया में भी 1-1.5 साल पहले बहुत बात हुई थी, कि मून लाइटिंग आईटी वालों ने क्यों बुलाया था कि काफी लोग दूसरा काम भी कर रहे थे साथ में, तो वो हमको घटाना है, क्योंकि अगर वो सब रहेगा तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। और अगर कोई साथ में आके आता है तो कोलैबोरेटिव वर्क भी बहुत मायने रखता है, और उसका हमने अपसाइड देखा है, जैसे जैसे हम एम्प्लॉयज को वापस लेकर आते हैं टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो काफी अपसाइड्स हैं। हाँ, कुछ डाउन साइड्स हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, लोगों को भी आदत पड़ गई है घर से काम करने की, यंग मदर्स हैं, वो फैमिलीज को कैसे देखें। तो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी जो हाइब्रिड आजकल हम बात कर रहे हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं एम्प्लॉयज को। मेरे ख्याल से सारे फेडरल एम्प्लॉयज को काफी आदत पड़ गई थी वैसे। एक बार योगेंद्र कपूर जी, एक रिएक्शन आपका भी ट्रम्प के इस फैसले को लेकर। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं आती हूँ पूर्णिमा जी आपके पास। डोनाल्ड ट्रम्प की जो लीडरशिप है वो जानी जाती है फॉर टेकिंग टफ डिसीजंस। अगर हम उनके बैकग्राउंड को देखें, ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें 2 या 3 जो है नेचुरल से प्रिंसिपल्स हैं जिस पे एक बिजनेस रन करता है। वो है एफिशिएंसी, वो है आप किस तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो आपका रिजल्ट्स हैं वो जो है आपको किसी ना किसी फॉर्म में सरप्लस जो है जनरेट करें। अगर हम ये वाला डिसीजन देखें डोनाल्ड ट्रंप का, तो मैं ये मानता हूं कि इस टाइम जो है उनकी एक जो माइंडसेट है वो ये क्लियर है कि किस तरीके से वो कॉस्ट को जो है कट डाउन करने में बिलीव कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर हम ये देखें कि वर्ल्ड के 3 ग्रोथ इंजन्स विच इज यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड चाइना, अगर इन तीनों को हम कंपैरिजन करें तो आज की डेट में जो रेट ऑफ ग्रोथ है जीडीपी का, वो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे लोएस्ट है। दिस विल कम एज अ सरप्राइजिंग एस्पेक्ट बट इट्स अ फैक्ट। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का इस टाइम वर्ल्ड के अंदर, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में, वो इंडिया का है अबव 6%, चाइना जो है अराउंड 5% से ग्रो कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स 3% से ग्रो कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका माइंडसेट क्लियर है कि अगर उन्हें वर्ल्ड लीडर रहना है तो उसके लिए उन्हें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और उसके लिए वो किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार। बिल्कुल। एक बार पूर्णिमा जी आपके पास आते हुए, योगेंद्र जी ने कहा टफ डिसीजंस की बात हो रही है। देखिए, ट्रंप ने बार बार और अपनी हर स्पीच में इस बात को दोहराया है कि अमेरिका को सुरक्षित, शक्तिशाली और समृद्ध बनाना है। 3-4 और फैसले जो उनके किए गए हैं, जो कि घरेलू फैसले हैं, उनको भी मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद दोनों जवाब रखिएगा। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति नहीं, जिसको लेकर हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने की भी एक मंशा है। इस पर एक जवाब आपका चाहूंगी। इसके अलावा LGBTQ समुदाय की मान्यता को खत्म करना है। अमेरिका में केवल 2 जेंडर, महिला पुरुष होंगे, और ट्रांसजेंडर को सेना से भी बाहर करने का आदेश है। यहां तक कि अगर हम इसमें खेलों की भी बात कर ले, महिला खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे ट्रांसजेंडर। ये तमाम फैसले भी है। इसके पीछे क्या मंशा है ट्रंप की? आप किसको क्वेश्चन कर रहे हैं? जी पूर्णिमा जी, आप ही से सवाल है। जी, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आई वांट टू ऐड वन क्विक थिंग फॉर द वर्क फ्रॉम होम। कोरोना आने से 13 इयर्स पहले मैंने वर्क फ्रॉम होम काम किया है, तब कोरोना का कोई सीन नहीं था। तो इसका मतलब नहीं कि वर्क फ्रॉम होम डजंट वर्क। आपके पास फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, और आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप कर सकते हो काम। मैंने खुद नोटिस किया, जब वर्क फ्रॉम होम में मैं काम कर रही थी, एक्चुअली मैंने ऑफिस से ज्यादा घर में, वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा ऑफिस के लिए काम कर रही थी। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप कोरोना के समय ऑब्वियसली जूम वगैरह आ गया था, और वी हैड लॉट मोर टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी। तो क्या फिर ये माना जाए कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करना चाह रहे हैं ट्रंप?
नहीं, डेफिनेटली सी ये तो करप्शन होता है ना कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क से क्या अनकवर किया है यूएस एड में, कहाँ कहाँ पे एड डाला हुआ है फॉर अननेसेसरी थिंग्स। ये पैसा तो टैक्स पेयर्स से जा रहा है ना, उनके पिछले जो प्रेसिडेंट थे, उनके जो पॉलिटिशियंस थे, वो तो पे नहीं कर रहे ना। दे ऑब्वियसली देयर इज ए आइडिया दैट एक्चुअली 2/3 ऑफ द 1/3 of the workforce will be cut. We'll see कैसे जाता है, but ये at the same time it's a idea of cost cutting also. Federal government has become so big and so hefty for the people. The taxation तो यहाँ पे कमता ही नहीं है। इंडिया में एटलीस्ट आप आपके जो एसेट्स है आप बच्चों को दे जा सकते हो, यहाँ पे तो ये भी नहीं कर सकते हो। इवन द रिटायर्ड जो लोग है प्रॉपर्टी के टैक्स दिए जा रहे। सो ऑल दीज थिंग्स दैट्स हैपनिंग ओवर हियर, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रिफॉर्म इन दिस कंट्री आल्सो। आपने क्वेश्चन पूछा था ट्रांसजेंडर के ऊपर, ट्रांसजेंडर के ऊपर ये क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक्सेसिव हो रहा था। आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स आप देखे होंगे, लोग हील्स, रेड हील्स पहन के चल रहे थे। क्या जरूरत था उनको ये सब करने के लिए? भाई आप कोई भी मिलिट्री में ज्वाइन कर सकते, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मैं एक वुमेन होके मैं कह सकती हूँ कि मैं बोतल जब टाइट हो जाए मुझे एक मैन की जरूरत होता है। दिस इज आई एम नॉट डिमीनिंग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ इट, बट वी आर फिजिकली वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। हम थोड़ी कह सकते सब जॉब हम कर सकते, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन। एंड यहाँ पे जो चल रहा था, यहाँ पे प्रोनाउंस लिखना हो रहा था, मतलब आप कोई भी कंपनी में जाओ, कोई भी लिंक्डइन प्रोफाइल में जाओ, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखो, उनको वो प्रोनाउंस लिख रहे थे। क्यों जरूरत है ये सब? ये जो वीकेंड कर रहे थे कंट्रीज को, इट वाज अ वे ऑफ मार्क्सिज्म एजेंडा जो घुसाया गया था इन टर्म्स ऑफ सबवर्टिंग द कंट्री। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया। बिल्कुल। एक बार दीपक जी का भी एक बार दीपक जी का रिएक्शन। एक क्वेश्चन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ऐड कर सकती हूँ। आपने बोला था, आपने मिलिट्री की बात कर रहे थे ना, मैं आपको बताया मैं खेलों की भी बात कर रही हूँ, महिला खेलों की, दोनों की बात कर रही हूँ, फौज की भी। जी खेलों में कोई अगर जन्म लिया है एज ए मेल, एज ए बॉय, एंड आपको रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये जो हमारा जो सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी है, आज 6000 साल तो पुराना नहीं है ना, और ना 200 साल की पुरानी है। तो हम तो चले आ रहे हैं ना, ये थोड़ी कि हम नया जेंडर शुरू करने वाले हैं और ऐसे। और जो अगर जेंडर आपने नहीं लिखा है उनको हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं है ना। तो द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट दिस मार्क्सिज्म का एजेंडा जो चलाया गया है इन दिस कंट्री टू सबवर्ट द कंट्री, वो उसको स्टॉप करे। और इट्स एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग। इंडिया को भी ये इंस्पायर होके आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके गवर्नमेंट सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करिए। दीपक जी आप यहीं से जवाब रखिए। पहले तो उन्होंने इंस्पायरिंग कहा, कितना ये भारत के लिए प्रैक्टिकल है, लेकिन वापस से हम चर्चा क्योंकि ट्रम्प की कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की कर रहे हैं, उस पर भी एक रिएक्शन आपका इन्हीं मुद्दों को लेकर। आप बात कर रहे हैं जो LGBT का उन्होंने निर्णय लिया, बिल्कुल उनकी मान्यता खत्म करनी है। अमेरिका में केवल 2 जेंडर, महिला पुरुषों की बात की गई है। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स को सेना से बाहर करने का आदेश है। महिला खेलों में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कंस्टिट्यूएंसी क्या है मैम? मिडिल अमेरिका, व्हाइट अमेरिका, सदर्न अमेरिका, जिसे हम कहते हैं बाइबल बेल्ट, जिन लोगों की क्रिश्चियन मूवमेंट कैल्विनिस्टिक एथिक्स हैं, हार्ड वर्क, फैमिली ओरिएंटेड एटसेट्रा, उन्हीं को ये अपील करता है। और अमेरिका के लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, जैसे हमारी भारत में भी हमारी वैल्यूज हैं, इनको लग रहा था ये हमसे छीनी जा रही हैं, इनको डाइल्यूट किया जा रहा है। कहाँ से ये नए नए आइडियाज आ रहे हैं जिसको हम वोक कहते हैं, वोकिज्म अमेरिका के अंदर। क्षमा कीजिए, मैं मैकडोनल्ड ट्रंप पे आके कह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये सब कुछ पसंद नहीं था। उनकी कंस्टिट्यूएंसी वही है मैम, जो चाहती है कि अमेरिका की वैल्यूज वापस आए, जिन वैल्यूज के आधार पर अमेरिका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना। मैं आपको एक चीज कंक्लूड, मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, संगम में हम लोगों ने नहाया है, बहुत अच्छा लगा। वहां पे कितने विदेशी थे, इंक्लूडिंग अमेरिकन।
मैं बातचीत कर रहा था क्योंकि मैं इस देश में रहा हूँ, उन्होंने हमसे यही कहा कि लाइक इंडिया, जिस तरह से आप उभर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हम भी वापस उस जगह पे आए जहां हम होते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ आए हैं और यहाँ पर अपने देश के बारे में सोचें, किस तरह से उसको फिर से बड़ा किया जाए। मुझसे एक चीज कही कि आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज बरकरार है, इसी देखिए कितने करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। आई फेल्ट वेरी गुड मैम जब उन्होंने ये कहा। ट्रंप उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फैसलों पर कर रहे हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल रह गया था उसका जवाब रख दीजिए कि सरकारी कर्मचारियों को कम करने की मंशा है जो फैसले किए गए हैं, और इसी के साथ साथ दूसरा सवाल जो है एलजीबीटीक्यू समुदाय की मान्यता को खत्म करना, 2 जेंडर महिला पुरुष होंगे और ट्रांसजेंडर को सेना से बाहर करना और खेलों में भी उनको बाहर करना, क्या इसके पीछे की मंशा है? आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि अंशु जी से माफी चाहूंगी, अंशु जी से मेरा ये सवाल है। माफी चाहूंगी पूर्णिमा जी, आपसे सवाल कर चुकी हूँ मैं, एक बार अंशु जी से रिएक्शन ले लूं। अंशु जी, मैंने जैसे कि कहा, आपका जो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है नवजोत, कि वो उनकी मंशा क्या कर्मचारियों की संख्या को कम करना है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो हालांकि इस प्रकार की घोषणाएं हम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जब सरकारी नौकरी से और वो भी संघीय कर्मचारियों की बात आती है तो कुछ इस प्रकार की सर्विसेज भी होती है जहां सुरक्षा से और सेंसिटिव सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ मुद्दे होते हैं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, नीतियां होती हैं, काम होते हैं, कुछ इसेंशियल सर्विसेज होती हैं। तो यदि वर्क फ्रॉम होम को वो समाप्त कर रहे हैं ट्रंप, तो इसको हम इस बात से कि वो कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना चाहते हैं सिर्फ जोड़कर ना देखें, क्योंकि दूसरी ही तरफ उन्होंने ये घोषणा भी की है कि वो रोजगार की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना चाहते हैं ताकि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर सकें और मेक इन अमेरिका को भी प्रोत्साहन दे सकें। तो हम ये एक पैराडॉक्स के तौर पर फिर देखेंगे यदि हम ये कहें कि ट्रंप कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना चाहते हैं। हाँ, वो दूसरे ऐसे रास्ते देखेंगे क्योंकि उनके साथ मस्क है, वो एक टेकी है, बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे रास्ते को चुनेंगे जिसमें कि लोगों का भी भला हो और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कटिंग है वो कम की जा सके। और आपके सवाल के यदि दूसरे हिस्से पर आऊं तो देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक व्यक्ति एक जेंडर के तौर पर क्या जेंडर चुनता है नवजोत, ये उसकी एक वैयक्तिक सोच, उसकी पसंद, उसकी अभिरुचि हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र के नेता के रूप में जब अपने देश का प्रशासन आप चला रहे हैं, नीतियों को चला रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, तब आपको किस प्रकार से शासन को आगे ले जाना है, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं ये ट्रंप का स्पेस है। तो ट्रंप ने अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया, बहुत बड़ा निर्णय दिया है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि वो 2024 के जो ओलंपिक्स हुए थे जिसमें बॉक्सिंग कंपटीशन हुई थी, उसके डिटेल्स पर मैं नहीं जाऊंगी, किस प्रकार से अपने आप को जो एक महिला मुक्केबाजी में एक मुक्केबाज ने हिस्सा लिया, उन्होंने ओलंपिक जीता, उस समय का वो एक पूरा एक बहुत सारी उसकी न्यूज बनी और बाद में पता चला कि वो बाय जेंडर पुरुष निकले। तो उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया। लेकिन फिर इस बात पर आऊंगी कि ये बहुत संवेदनशील बात है, लेकिन जब हम ट्रंप को एक नेता के रूप में देखते हैं तो वो एक एंटी वोक नेता है। दीपक जी ने बहुत अच्छे से समझाया, अमेरिका में पीछे कुछ दशकों में ये वोक कल्चर जो है ये बड़े पैमाने पर पनपा फूला है और ये परिवार का जो प्रतिष्ठान है और परिवार की जो एक परंपरा है उसके अगेंस्ट होता है। तो ट्रंप एक कंजर्वेटिव नेता है, वो जिस पार्टी से आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो वो परिवार की व्यवस्था में और वो जो अमेरिका की सारी जो कंजर्वेटिव एक व्यवस्थाएं हैं और जो नीतियां हैं उनमें विश्वास करते हैं। तो ये बड़ा संवेदनशील सामाजिक एक मुद्दा है जिसको लेकर उन्होंने ये निर्णय लिया और निश्चित तौर पर इस पर बड़ी बहस छिड़ेगी नवजोत। तो देखिए कि किस प्रकार से चीजें निकल करके सामने आती हैं। बिल्कुल। अब एक बार दीपक जी आपके पास आते हो, जो एक बहुत अहम फैसला है वो है डिपोटेशन का पूरा फैसला। अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेजने को लेकर मोहर लगाई और कल हमने देखा कि C-70 के जरिए कई अवैध प्रवासी भारत भी पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि इन भारतीयों का क्या होगा, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि इनके पासपोर्ट पर 20 ऐसे देश हैं जहां पर इनकी एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर क्या कहेंगे और इसका असर पूरी दुनिया में क्या होगा? दीपक जी, ये जो एक्सपेलिंग इलीगल एलियंस की जो पॉलिसी है ये सिर्फ भारत स्पेसिफिक नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ भारतीय मूल के जो गैर कानूनी अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पर लोग हैं मैं उनको यहाँ से बाहर निकालूंगा। भारतीय मूल के मैम 50-60 लाख, मैं तो उस देश में रहा हूँ, लोग हैं और सबसे ज्यादा इज्जत उनकी होती है। फिर ये जो दूसरे आते हैं गैर कानूनी तरीके से, ये वो भारतीय समुदाय की छवि खराब करते हैं। आते क्यों हैं अमेरिका? भारत से सिर्फ नहीं आते। अमेरिका की इमिग्रेंट पॉपुलेशन मुझसे ज्यादा, जो हमारी कॉलीग बोल रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी की, मुझसे ज्यादा जानती हैं। अमेरिका की जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो 40-45 मिलियन के बीच में है, 4-4.5 करोड़।
और उसके 10% यूरोप से आते हैं। क्यों आते हैं अमेरिका से? आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखेंगे ना मैडम, न्यूयॉर्क हार्बर पे आखिरी उसका लाइन है कि जो आपके पीड़ित लोग हैं, ये हैं, वो है, मेरे पास भेजिए, क्योंकि मैं अपनी मशाल लेके खड़ी हूँ सुनहरे द्वार के पास। सब सोचते हैं कि ये सुनहरा द्वार है, यहाँ तो सोना ही सोना ही सोना ही पड़ा हुआ है। तो जो लोग भारत से वहां जाते हैं वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन से दौड़ नहीं रहे, वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है, अपना जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। जिनको नौकरियां मिलती हैं कानूनी तरीके से जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में मैम जब इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा है और वो लगता है डिपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट या किसी देश से, डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड या डिपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो बाकी देश बहुत ध्यान से सोच समझकर आपको वीजा देंगे। हम भी वो करते हैं और ये बात अब छुपती नहीं है मैम, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमारे बीच में चलती है, हम लोग देख लेते हैं। बल्कि ये अमेरिका का जब या भारत के लिए भी कभी वीजा के लिए जो कुछ देशों के लोग अप्लाई करते हैं, हम पूछते हैं क्या आपको कभी भारत छोड़ने का आदेश दिया गया, क्या आप कभी ओवरस्टे किए वहां पर, उसके बाद हम आपको वीजा नहीं देंगे। तो ये सारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सबसे ज्यादा जो बदमाशी बेईमानी करते हैं, जो बलात्कार होते हैं, क्षमा करिएगा, जो वहां पे चोरियां होते हैं, ये इमिग्रेंट्स करते हैं। सही है कि नहीं, ये उनकी परसेप्शन। मैम सबसे ज्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स आपके और मेरी माँ भारत में है। बांग्लादेश से केवल 2 करोड़ है और बाकी मिलाएं तो 3 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। और ये खतरा है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इनको बाहर निकाल, हर देश का अधिकार होता है कि मैं अपने देश को अपने लोगों के लिए डेवलप करूं। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ये कौन कहता है इनको रखना चाहिए। अब इन्होंने भेजा है उनको हथकड़ी लगाई थी या बेड़ियां लगा रखी थी, वो रिस्ट्रेंट का सिस्टम होता है। और अमेरिकियों ने ये भी कहा है कि बच्चों को और औरतों को हमने हथकड़ियां नहीं लगाई थी, उनको लगाई थी जो शायद दंगा कर सकते थे जहाज के अंदर। ये अमेरिका का सिस्टम है। वहां जाने से पहले, एजेंटों के शिकंजे में फंसने से पहले ये सब चीज समझ जाइएगा। आपने अपना सब कुछ बेच दिया और देखा आपने मैम पहला जहाज कहाँ उतरा है? अमृतसर में। अमेरिकन फ्रेंड्स मुझे क्या कहते हैं कि मिस्टर एम्बेसडर, जितने लोग हैं भारत में सबका सरनेम सिंह होता है। मैंने कहा नहीं, सबका नहीं होता सिंह, पर उनका ये आइडिया। और ये लोग कहाँ से पकड़े गए हैं मैम, ये भी आपको बता देता मेरे अमेरिकन फ्रेंड, ये गुरुद्वारों में से उठाए गए, ये मस्जिदों में से लिए गए हैं, ये सड़क पे घूमते हुए लोग हैं। तो इनको रेडिकलाइज करके फिर वो खालिस्तान वालिस्तान की बातें ये लोग करते थे। इन सबको भेजा जा रहा है और इसका मैं मानता हूं असर अब भारत पर सही पड़ेगा कि एजेंट्स के साथ मत मिलिए और ये जो आपको सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं वहां चले जाइए, उसमें मत पड़िएगा। इसका असर क्या होगा? मेरा ख्याल सब तरफ पॉजिटिव होगा। अमेरिका मीन्स बिजनेस, द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस। और भारत भी अब कड़ा रुख अपनाएगा। जो हम जानते हैं हमारे नागरिक हैं 100% वापस आएंगे, जो हमारे नागरिक नहीं हैं उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। कैसे हम जानेंगे? आपको याद है जब आधार शुरू हुआ था मैम, कितनी मुखालफत हुई थी। अब तो आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं और आइरिस है, उससे हमें तुरंत पता लग जाता है कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है। नॉन इंडियन गो अवे, इंडियंस कम बैक, अपना जीवन बनाओ। अगर आप विदेश फिर नहीं जा सकते, वो सरकार की गलती नहीं है, वो आपने सोच समझ के फैसला किया था, अब भुगतिए। दीपक जी, एक और सवाल इसी के साथ, इसका असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर कितना होगा? बिल्कुल जीरो होगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि उसने कहा कि मैं एक्सपेल कर रहा हूं तो ओहो ये क्या कर रहे हो, क्यों भाई, मैं क्यों रखूं आपके गैर कानूनी लोगों को? हमारी ब्रांड इक्विटी इतनी है, हमारी डिफेंस में, हाई टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, इधर उधर क्वाड वॉड जितने हैं, इतने हमारे संबंध हैं कि कुछ लोगों को अगर वो एक्सपेल कर दे उसका असर नहीं पड़े। हम लोग मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं। अमेरिका भी ये जानता है, हम भी ये जानते हैं। अल्टीमेटली हमारी वैल्यू सिस्टम अमेरिका की एक ही है और जो कुछ समय के लिए हम दोनों के बीच में थोड़ी सी दरार आ गई थी, अब वो बिल्कुल हट ली। नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरा नहीं मानना है कि कोई भी इसका असर पड़ेगा। हाँ, इरिटेंट है, आप लोग टीवी पर डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट में सवाल उठाए जाएंगे, बट बॉटम लाइन ये है कि हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों देशों के हित में ही है। अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, आपके पास आते हुए, क्या हम इसको केवल शुरुआत माने और भी लोगों को अमेरिका वहां से निकाल सकता है, चाहे वो भारतीय हो या फिर कोई भी और इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर रह रहे हो? मेरे हिसाब से मैंने जो सुना है 18,000 को टारगेट किया है इंडियन
इंडियंस को यहाँ पे जो इलीगली रह रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा रह रहा है, 765,000 मेरे ख्याल से इंडियन इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वहां पे से 20,000 को शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें से 18,000 को डिपोर्ट करेंगे और 2,000 को डिटेंशन में रखा गया है, इतना मैंने सुना है। बट आपकी क्वेश्चन ये है कि और भी कंट्री को भेजेंगे, ऑब्वियसली हॉन्डुरास, एल साल्वाडोर हो, मेक्सिको हो, कोलंबिया हो, सब कंट्री के साथ काम करना पड़ेगा। आपने देखा ही होगा, अमेरिका एक्चुअली वर्किंग ऑन आउटसोर्सिंग जेल की, जो यहाँ पे सिर्फ इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड की बात नहीं है, अमेरिकन सिटीजन जो वायलेंट क्रिमिनल है उनको भी एक सेकेंडरी ग्वांटानामो बे जो एल साल्वाडोर के साथ डील हो रही है, वहां पे जेल में रखा जाएगा। और ऑब्वियसली एल साल्वाडोर को पैसा दिया जाएगा, बट लेकिन यहाँ पे रखने का कॉस्ट जो होगा और आउटसोर्स का कॉस्ट जो होगा मच स्मॉलर होगा। ये कॉस्ट कटिंग इफेक्ट ही है। और आपने ये पूछा कि और इंडियन को भेजा जाएगा, सर्टेनली भेजा जाएगा, 18,000 को तो भेजा जाएगा, इतना समझ आएगा आया। तो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि सारे को मिलिट्री क्राफ्ट में भेजा जाएगा कि नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट में भेजा जाएगा, वो भी देखना पड़ेगा। बट एक बात आती है, मैं और एक स्टेशन में बैठी हुई थी, इससे पहले को क्वेश्चन पूछा गया था हैंडकफ में क्यों बांधा गया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हैंडकफ में लंबा रास्ता में क्यों बंधा गया, मेरे से तो कंसल्ट किया नहीं है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन मुझे नहीं पता कितना वायलेंट क्रिमिनल है जिनको इस पहला फ्लाइट में लेके गए, उनको पता होना चाहिए। नहीं, इसका जवाब दीपक जी ऑलरेडी रख चुके हैं। प्रोफेसर अंशु, आपके पास आते हुए पूर्णिमा जी आते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर अंशु, क्या इसके पीछे आप डोनाल्ड ट्रंप का कोई सियासी पैंतरा भी देखती? अब देखिए किस प्रकार के लोग भेजे गए हैं, कहां पर ये विमान उतरा है, महिलाओं और बच्चों को तो सुरक्षित भेजा गया है, फिर अपने खुद उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए भेजा गया है। तो आज हमारे जो माननीय विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर रह रहे थे उनको भेजा गया। और देखिए सियासी पैतरा क्या इसको कहें हम, उनका एक प्रॉमिस था उनके लोगों से कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इस पर मैं लगाम कसूंगा। और इसके चलते आप देखिए कि जो दूसरे लैटिन अमेरिका के कई देश हैं, यूरोप के कई देश हैं, वो वहां पे तैयार है खेपों में जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं उनको भेजने के लिए। तो भारत इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, तो भारत टारगेट नहीं है। और अपने लोगों को जो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था नवजोत, उस पर वो काम कर रहे हैं। एक बिंदु यहां पर जोड़ना चाहती हूं कि जब हम ये सारे मुद्दों पर हम बहस कर रहे हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हम याद रखें और इस पर हम बात करें कि जिस यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है उसकी अधिकांश एजेंसी से ट्रंप ने यूएस को बैकआउट कर लिया है। और यूएन की जो अधिकांश एजेंसीज हैं उसके ओवरऑल बजट का अभी तक 22% का कॉन्ट्रीब्यूटर अमेरिका रहा है। नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूटर अमेरिका रहा है, इसके बाद चीन और फिर जापान कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखिए जैसे ही राष्ट्रपति बने उन्होंने WHO से अमेरिका को बाहर कर लिया, यूनेस्को से अमेरिका को बाहर कर लिया, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एड कट कर दी। रूबियो ने इस बात को कहा भी था कि वे इंटरनेशनल एड्स को कट करेंगे। अब हमें खबर आ रही कि कैसे जो यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है उससे वो अमेरिका को बाहर कर चुके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम इस बात को समझें कि यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से जो ये वेलफेयरिस्टिक मिशन और कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाई जा रही थी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई गरीब देशों में, उस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चूंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाती हूँ तो नवजोत आपके प्रश्न में ही मैंने इस बिंदु को जोड़ करके आज चर्चा में रखा है। पेरिस एग्रीमेंट से भी वो अमेरिका को बाहर, क्योंकि अपनी पहली टर्म में भी उन्होंने ये डिसीजन लिया था और इसका बहुत बड़ा असर फिर जो ये प्रायोरिटाइज गोल है इस पर वैश्विक स्तर पर पड़ा था। तो ये जो तमाम बिंदु हैं इस पर भी हम चर्चा करें क्योंकि ये बड़े ऐसे महत्वपूर्ण फैसले ट्रंप ने लिए हैं जिसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ज्यादा असर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये मुद्दे भी हमने आज रखे हैं। लेकिन देखिए
इतने मुद्दे हैं, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, चाहे हम ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिसीज की बात करें या फिर इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी। लेकिन वक्त केवल इतना ही है। विकास के लिए गाजा पर कब्जे की भी डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर हम वहां पर रिजॉर्ट्स बनाएंगे और कौन कौन लोग वहां पर रुकेंगे, किस तरीके से वहां पर जो विस्थापित होंगे उनका पुनर्वास किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पेरिस समझौते से जिस तरीके से ट्रंप बाहर हुए, WHO का जिक्र आपने कर ही दिया, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की बात हो रही, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन अभी क्योंकि वक्त इतना ही है, तो आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर आप सभी ने अपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।